जी मुझे लगता है कि कोई रॉन्ग नंबर था। जी आप बता रहे थे परीक्षा भवन की बात। तो परीक्षा भवन का माहौल थोड़ा सा टीचर को बनाना चाहिए, पहले स्कूल को बनाना चाहिए कि बच्चों आपका एग्जाम इस वे से होएगा, ऐसे होएगा, ताकि बच्चों के ऊपर कुछ स्ट्रेस कम हो। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स घर में कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं। पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, इग्नोर करके नहीं किसी को बच्चे को आगे कामयाब कर सकते, बच्चे से दूर हट के नहीं कामयाब कर सकते उसको कि जाओ बच्चे की भी नहीं कोई हो जाएगा, ऐसे नहीं। बच्चे को स्पेशली बच्चे से पूछो बेटा आपको आता क्या है, तो बच्चा बताएगा कि मेरे को ये 2-3 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन जो भी है ये आते हैं बेटा, अच्छी तरह से आते हैं, हाँ जी, वो बता देगा। तो बेटा ये मेरे को लिख के दिखाना जरा, मैं आपको एक साइड में बिठाना चाहती हूँ, या लिख के दिखाओ। मदर ये ऐसे कह सकती है, फादर ऐसे कह सकते हैं। तो बच्चे चाहे उस बच्चे ने कैसा भी लिखा हो उसको देखो थोड़ा सा, फिर उसको पुशअप करो, उसको कहना पड़ेगा कि बेटा बहुत अच्छा करा आपने, बहुत अच्छा करा, और आगे इस तरह ही करते रहो और आगे और बढ़ो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को स्कूल टीचर भी कोऑपरेट करे और जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी कोऑपरेट करें, टीचर पेरेंट्स कोऑपरेट करें। अगर उसका कोई फ्रेंड अगर कोई मदद कर सकता है तो सबसे बड़ी मदद यही होती है कि बच्चे को ये ना कभी भी दूसरा कोई दोस्त बोले कि यार तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तो उसको ये बोलो कि आप प्रिपेयर करो, इजीली आप प्रिपेयर करो और यार तू कर सकता है, ठीक है नहीं। जब आप पुशअप करोगे तो वो बच्चा कर भी जाएगा। जी। तो ये स्ट्रेस को भी कम करते हैं ये चीज। जी अच्छा, अगला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी, जैसे परीक्षा का समय आता है तो बच्चे वही दोबारा से सवाल है, लेकिन इसमें समय जानना चाहूंगी मैं कि रट्टाफिकेशन करते करते पूरी रात जागते रहते हैं और फिर सुबह उठते नहीं और पूरा दिन सोते रहते हैं, तो किस तरह से टाइम टेबल किस तरह से बनाए सोने और उठने का? उसका लाभ नहीं है। घर में घर का माहौल तो ये है कि पेरेंट्स को भी पता ही होता है कि बच्चे के एग्जाम आ चुके हैं। जी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पेरेंट्स को पता होता है बच्चे के एग्जाम आ चुके हैं, तो उनको भी बच्चे को थोड़ा सा अलग छोड़ देना चाहिए। उससे कोई ज्यादा आजकल तो वैसे पेरेंट्स काम करवाते ही नहीं है, कोई बच्चों के ऊपर काम कोई भी नहीं होता, सिर्फ पढ़ने के काम है। जी। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर की भी किसी भी तरह का प्रेशर ना हो कि भी मैंने वो फलाना काम करने जाना है, कुछ भी है। तो काम का प्रेशर वैसे तो बच्चे के ऊपर है नहीं है, लेकिन पेरेंट्स भी उसके साथ ये कोऑपरेट करें कि उसको अकेला थोड़ा सा छोड़ दें और उससे कहें बेटा आप अपना एग्जाम्स की तैयारी करो, और वो बच्चे को एग्जाम्स की पूरी तरह तैयारी करने दें। और दूसरा, अगर घर में कोई छोटे भाई बहन है उनको भी उन बच्चों को भी समझाना चाहिए कि बड़े भैया के पेपर हैं या कुछ भी, तो उस तरह से बच्चे को पढ़ने दिया जा सकता है। जी अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी हमने बात की कि बच्चे को पहले इजी जो टॉपिक है वो तैयार करने चाहिए, बाद में मुश्किल टॉपिक तैयार करने चाहिए, लेकिन मुश्किल टॉपिक किस तरह से तैयार किए जाएं, इसके लिए आप क्या बच्चों को बताना चाहेंगे? सबसे बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर कोई चीज समझा दी जाए ना, वो मुश्किल नहीं है जी, वो मुश्किल हो ही नहीं सकती। मुश्किल वो चीज है जो समझ में ना आए। अगर टीचर के अंदर कैलिबर है कि वो समझा सकता है, तो स्टूडेंट को पता होता है कि ये टीचर समझा सकता है या नहीं समझा सकता। स्टूडेंट भी अच्छी तरह जानते होते हैं कि इस टीचर को इतनी नॉलेज है या ये पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। और स्टूडेंट भी आजकल के बड़े समझदार हैं, वो क्वेश्चनिंग बड़ी अच्छी करते हैं और पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ। बिल्कुल। तो बच्चे को जब पूरी तरह समझ में आ जाता है, एक स्टूडेंट को पूरी तरह समझ में आ जाता है, तो ये है कि जब समझ में आ गया तो फिर उसके लिए वो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। और कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, वो मुश्किल है ही नहीं है। उसका ये है कि क्या कहते हैं, उसको बस सिर्फ बच्चे को समझ में आना चाहिए और किसी ऐसे टीचर के पास जाना चाहिए कि जो उसको पूरी तरह से समझा सकता हो, ठीक है नहीं। जी। अगर बच्चे को समझ नहीं आएगा तो बच्चे तो कहेगा मुश्किल है। बिल्कुल। हेलो। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिएगा सर। मैम कौन सा क्या नाम है स्कूल करते हैं? जी अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कल मैम इलेक्शन हो गया दिल्ली में। जी। हाँ जी, तो मैम क्या रिस्पॉन्स है?
जी, इलेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम करियर गाइडलाइन है, तो इसमें हम करियर की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ जी मैम। जी, आप पूछ रहे हैं दिल्ली में जो इलेक्शन हुए हैं उसका क्या रिस्पांस रहेगा, यही पूछ रहे हैं ना आप अपना सवाल? ठीक है मैम। जी बिल्कुल दर्शकों, करियर गाइडलाइन का प्रोग्राम है और नवनीत शर्मा जी प्रिंसिपल हैं शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ITI मॉडल कॉलोनी के, हमारे बीच में है। और जो अभी हाल ही में परीक्षाएं आ रही हैं 3 मार्च और 4 मार्च से जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं CBSE और हरियाणा बोर्ड की, उसके बारे में हम चर्चा करें, किस तरह से तैयारी की जाए, क्या रूपरेखा हो पाठ्यक्रम की, किस तरह से अपना रूटीन सेट किया जाए, ये सब हम चर्चा कर रहे हैं। इलेक्शंस के बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। जी सर, अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो है कि बच्चों की जो ये लगा लीजिए ग्रुप में, जिस ग्रुप में रहते हैं उसका चुनाव कैसे करें, बच्चे संगति या दोस्त का चुनाव अपने कैसे करें कि वो उसकी हेल्प करे, ना कि उसको उसकी लेग पुलिंग करे। सबसे जरूरी चीज है, संगति कभी कोई हेल्प कर ही नहीं सकती जी। कोई संगति हेल्प नहीं कर सकती, कोई भी संगति किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में टीचर ही सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है, नहीं पढ़ पा रहा, अगर कुछ नहीं आता तो उसको सिर्फ और सिर्फ टीचर के पास जाना चाहिए। जो अगर कोई दोस्त यार के पास जाएगा, वो संगति है जो उसको रास्ते से भटका देगी जी। और कुछ नहीं उसका भला हो सकता। सिर्फ और सिर्फ बच्चे के अंदर अपनी क्षमता है, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये जो आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं, उनको ये बता देना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट में एक बार मार्क्स लग गए वो लगे रहेंगे, वो नहीं चेंज हो सकते। तो ये उसके लिए प्रिपरेशन करे, ना कि दोस्त यार बनाए, ये ना सोचे कि मेरा वो फलाना भला कर देगा या कुछ कर देगा। एक मैं और बात बता रहा था कि टीचर जो होते हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है। जो टीचर हैं उनको उनके स्टूडेंट ही महान बनाते हैं, स्टूडेंट ही कहते हैं कि वो फलाना टीचर है। बिल्कुल। एक स्टूडेंट के अंदर ही ये गुण होता है, वही उसका प्रचार करता है कि भी फलाना टीचर है, उसके पास इतनी नॉलेज है, या ये वो फलाना सब्जेक्ट अच्छी तरह से करा सकते हैं। बिल्कुल। टीचर खुद तो चलो, जो अपने कई बार ऐसा होता है टीचर पूरी तरह सक्षम होते हैं पर बताते नहीं है जी। सक्षम होते हैं पर बताते नहीं है जी 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 कि बताएं कि भी बच्चे को पूरी तरह बताते नहीं हैं जी जी जी। और सब्जेक्ट की नॉलेज होते हुए भी नहीं बताते जी जी जी। तो उनको टीचर को पूरी तरह बताना चाहिए। और जब टीचर स्टूडेंट को पूरा चीज समझा देगा तो स्टूडेंट उसका प्रचार अपने हर जगह करेगा कि फलाने टीचर ने मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये समझाया। और उसके समझाने की वजह से जी, उसके समझाने की वजह से, उसके पढ़ाने की वजह से टीचर भी प्रसिद्ध होता है और बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती है। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है या उसको अटेम्प्ट करना जिसको बोलते हैं, एग्जाम करने का भी एक तरीका होता है। कुछ बच्चे एग्जाम पूरा करके आएंगे लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कम आएंगे, और कुछ बच्चे इतना अच्छा और सुंदर अटेम्प्ट करके आते हैं कि अगर उनसे कुछ रह भी गया लेकिन फिर भी उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो किस तरह से अटेम्प्ट करें एग्जाम को, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो सबसे इजी होते हैं सबसे पहले उनको वही करने चाहिए, जो समझ में आ रहे हो वो करने चाहिए जी जी। फिर मुश्किल प्रश्नों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए जी। तो ये जो इजीएस्ट क्वेश्चन है ये उसका मोराल बढ़ाएंगे जी, और उसको थोड़े सी उससे एनर्जी मिलेगी और फिर वो आगे मुश्किल क्वेश्चनों को भी बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे जी जी। और अगर किसी मुश्किल क्वेश्चन में अड़ गए तो फिर वो दिक्कत आ जाती है, फिर वो पूरा पेपर खराब हो जाते हैं। एक और बात भी है कि जो एग्जाम के अंदर, परीक्षा भवन के अंदर बच्चे को, जो नालायक बच्चे जो होते हैं वो होशियार बच्चे को तंग करते हैं कि ये बता, वो चीटिंग करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। जिससे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है उसको नुकसान पहुंचता है जी। और जो नालायक बच्चे होते हैं जी जी जी, जो नालायक बच्चे होते हैं वो होशियार बच्चे को और इंटेलिजेंट बच्चे को करने नहीं देते जी जी, एग्जाम करने नहीं देते, वो तंग करेंगे बार बार, वो उसको परीक्षा के अंदर दिमाग खराब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
दिमाग खराब करते हैं कि भाई मुझे ये क्वेश्चन बता दे, ये बता दे। उन नालायक बच्चों की वजह से होशियार बच्चा भी अपना परसेंटेज गवा बैठता है। और होशियार बच्चे को ये चाहिए कि भी इधर उधर के वातावरण में ना देखे, इधर उधर जो भी हो रहा है होने दो, बस अपना जो उसने अटेम्प्ट कर लिया उसके मार्क्स लगेंगे, और जितना उसने अटेम्प्ट किया उसी के मार्क्स लगने हैं। अगर वो बच्चा इधर उधर देखता रहेगा तो वो टाइम निकल जाएगा, फिर वो उस टाइम पे अगर ना कर पाया तो फिर वो पूरी लाइफ भर के लिए उसके वही परसेंटेज लगी रह जाएगी। जैसे किसी के सन 2001 में अगर 82% मार्क्स आए हैं तो नाउ वी कैन नॉट चेंज दैट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज। तो अगर किसी के 2006 में मार्क्स लगे हुए आए हैं, 2006 में किसी के मार्क्स लगे हुए आए हैं, तो वो हम चेंज ही कर सकते हैं। हाँ, जो वो चेंज नहीं जब होने तो फिर इसका मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि जो अब हम इस समय परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं जी वो बदल नहीं सकती। कॉल पे। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है जी तो क्या क्वेश्चन पेपर को थॉरली पहले पढ़ना चाहिए या पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए? जी ये सवाल है, बताइए। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर को पहले थॉरली पढ़ना ही चाहिए, और मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें करना चाहिए। जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अगर उसमें कंफ्यूजन सी पैदा हो जाती है तो बड़े वाले क्वेश्चंस भी हम अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाते। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सबसे लास्ट में करने चाहिए। इतनी ज्यादा कटिंग हो जाती है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चनों में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बड़े क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बड़े क्वेश्चंस पहले करने चाहिए। थैंक यू बेटा।